एवरीवन, आई एम सी रचिंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचिंद्र मुंदड़ा क्लासेस एंड वेलकम टू द लर्न कट फैमिली। सो भैया आर्टिकलशिप के रिलेटेड काफी ज्यादा आप लोग से आ रही थी कमेंट के सर आर्टिकलशिप पर कोई वीडियो लेकर के आई, तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट आर्टिकलशिप इन बिग फोर। मेरा हमेशा से ट्राई रहा कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा कंटेंट हम लोग लेकर के आए, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आपको गाइडेंस उसी बंदे से लेनी चाहिए जो उस रास्ते पर चल चुका है। करेक्ट। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद है, सीए आकाश लाहोटी फ्रॉम पुणे। ही इज विद अस। हम वो हमें ज्वाइन करेंगे और आकाश यहाँ हेलो। पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आकाश इज चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। पीडब्ल्यूसी से उनका आर्टिकलशिप हुआ है। ही पास्ड आउट इन द ईयर अगस्त 2019। अभी एट प्रेजेंट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उनकी जॉब लगी है आईटीसी में। एम आई राइट आकाश? Yeah. So we welcome you to the video, Akash. Thank Thank you. you for your valuable time. So our viewers are, बहुत ज्यादा ये लोग एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि बिग फोर में आर्टिकलशिप को लेकर के बच्चों में ओवरऑल एक एक्साइटमेंट से रहती है कि Right. बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होगा, उसके फायदे नुकसान क्या। अब नॉर्मली आर्टिकलशिप जो होती है वो तीन तरीके के फर्म्स में होती है। एक होता है स्मॉल फर्म, प्रोप्राइटरशिप वगैरह, फिर एक होती है मिड Right. साइज फर्म, और एक होती है हाईएस्ट लेवल की बिग फोर। तो कई बार बिग फोर को लेके बच्चों में उस तरह का नॉलेज नहीं होता। I myself have done articleship from a mid-sized firm in Pune only. So Okay. हमारी आकाश से बात हो रही थी तो हमने आकाश को रिक्वेस्ट करा कि आप आइए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कीजिए। सो थैंक यू आकाश वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो ये सेशन हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। हम बहुत सारे सवाल करेंगे आकाश से, उनकी एक्सपीरियंस जानने का ट्राई करेंगे। पीडब्ल्यूसी में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्टिकलशिप के दौरान, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो ये सारी बातें करेंगे। तो आकाश सर, हम आपको बहुत ज्यादा ग्रिल करने वाले हैं, हम आपसे सवाल करेंगे, No सनसनीखेज problem. खुलासा करेंगे आपके साथ। No problem. चलिए, तो आकाश सर सबसे पहला जो हमारा सवाल आपके लिए वो ये है कि बिग फोर में आर्टिकलशिप के लिए सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे जब आप स्टूडेंट थे, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप एट बिग फोर? Okay. तो आजकल कैसा हो गया है, we are all very closely connected. Even if we are not together, we are very closely connected over social media platforms like WhatsApp, LinkedIn, Facebook. So definitely जैसे ही IPCC का रिजल्ट बाहर निकलेगा एंड जो कोई भी फॉर्म्स में ओपनिंग है, इट मे बी बिग फोर, इट मे बी बिग सिक्स में से जो BDO है, GT है, इट मे बी मिड साइज फर्म्स, दे ऑल विल सर्कुलेट देयर ओपनिंग्स through all these platforms. So definitely if you are actively engaging with your colleagues या peer group who have just cleared, they would know, like कहीं ना कहीं से तुमको वो messages एंड ये सब आ ही जाएगा, contact, like तुमको पूछना भी पड़ेगा obviously, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं आएगा, मतलब थोड़ी but अलर्टनेस होनी चाहिए। या you should be very alert and you should keep asking around कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कैसे अप्लाई किया है। तो ये कोई जॉब एप्लीकेशन जैसा नहीं है कि कोई सिलेक्टेड हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया है, ऐसे कुछ नहीं। मोस्टली होगा कि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में से यू शुड हैव क्लियर्ड आईपीसीसी एंड यू शुड बी एलिजिबल, लाइक यू शुड बी रेडी टू रीलोकेट एंड सम ऐसे कोई कंडीशंस हो सकते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशंस नहीं है। तो डेफिनेटली वंस यू गेट द कॉन्टैक्ट ऑफ द एचआर और यू गेट अ लिंक फॉर द एप्लीकेशन पोर्टल, you can send your CVs. You should keep asking around. तो definitely आपको जो भी big four, जो भी location में आपका preference है, उसके हिसाब से you should keep asking around and definitely you'll get it. And आजकल LinkedIn इतना popular हो गया है कि मतलब people are also very much engaging and very helpful also in LinkedIn. So आप किसी को देखते हो जो already articleship कर रहा है या कर चुका है, you can just message them directly and you can ask them to refer, because अगर suppose कोई बिग फोर दूसरे सिटी का है तो he can refer you pan India, आपको कोई और सिटी में चाहिए तो just one contact is enough. and generally एक बिग फोर का बंदा जो होगा definitely he'll have contacts in all big fours in my opinion, जो जैसे आजकल चल रहा है। तो Correct. I don't think application is a process. You just need to be alert and you Right. should keep on socially engaging, because आगे जाके आपको networking भी यही काम आने वाला है after CA. This is तो just one part. करेक्ट करेक्ट। तो मतलब you should लिंक्डइन पे अलर्ट रहे, सोशल मीडिया पे अलर्ट रहे, और जितना हो सके कॉन्टैक्ट्स में आप लोगों के रहे, तो दैट right. राइट करेक्ट। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक बार अगर कोई एप्लीकेशन का आपको जरिया मिल गया, हो सकता है लिंक्डइन इज अ वेरी गुड थिंग, वो जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि लिंक्डइन में क्या लगता है कि बच्चों को हमेशा फेसबुक इंस्टाग्राम के आगे वो सोचते ही नहीं, बट एक्चुअली लिंक्डइन जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छा जरिया है कि जहां पर आप नेटवर्किंग कर सकते हो। Yeah. करेक्ट। तो लिंक्डइन इज अ गुड Right. And सजेशन। people are also becoming very approachable and open minded and helpful. पहले कैसा तुमको रिप्लाई नहीं मिलेगा या कुछ, अगर if someone is too busy, but आजकल people want to help each other and जो I think बदल गया है थोड़ा
perspective, Definitely, especially in definitely. CA, people are helping each other a lot. So LinkedIn, you should definitely keep updated and you should keep engaging with people. Even if after your application and all, you should definitely make good use of the platform. ऑब्वियसली लिंक्डइन का तो बहुत अच्छा यूज हो सकता है। अगर जब सीए बन भी जाओ तो भी आपको जॉब One meetup. अपॉर्चुनिटीज हो सकता है Yes. लिंक्डइन से ही आ जाए। Right, right. करेक्ट है। सो आकाश दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं और नॉर्मली सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है बिग फोर में, लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट फॉर इंटरव्यू? Okay, so first I'll talk about my experience. तो पहले तो once you apply, they will call you for an aptitude test. तो अभी जैसे ये pandemic चल रहा है तो it will be mostly virtual only. तो they'll send you a link for the aptitude test. So the aptitude test generally will have 3 to 4 sections. So one will be English, other will be logical reasoning, third will be maths or quantitative aptitude, and fourth एक section हो सकता है जो GK. So maybe EY के पास है GK, but PwC doesn't have that section. So ऐसे कोई plus minus हो सकते हैं उसमें. So इसके लिए आप कोई specific preparation नहीं कर सकते. इसके लिए मतलब I would say that you need to have a calm demeanor and you should sit and calmly answer those questions. So if you are that level, that is the bare minimum you should have to get into a big four. So you should clear that test. So that is the step one. Then once you clear that test, they will call you for a second round, which will be with a manager. So a manager is a guy who has cleared and is a qualified chartered accountant and has been working there or elsewhere at least for 7, 8, 10 years. So the manager, will ask you questions about audit. So you can only answer based on what you have studied because you are now about to gain experience, right? Theory So वाला you should, experience है। you should try and be, more practical and, creative in answering those questions related to audit. Then obviously you would be asked about, the budget amendments, the recent budget amendments in income tax and other spending. And other subjects can include definitely accounting. So even basic like accounting entries, you should be very clear. Like people have a familiarity threat that ये तो कितना basic है, इसमें क्या पूछेंगे, ये तो मुझे आता ही है. But you should not hold that perspective because वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। Yeah, ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा it becomes a reality check कि मैं इंटर क्लियर हूँ और मुझे बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज भी 100% क्लियर नहीं है अब तक. तो हाँ, तो that those basic checks should definitely be in line because मैंने खुद ने मिस्टेक की थी एक अकाउंटिंग एंट्री देने के लिए, अकाउंट accumulated depreciation की. So you should never take anything for granted. बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए. एंड मतलब जैसे मैंने बताया 3 सब्जेक्ट्स. सो वन इज ऑडिट, अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड बजट में जो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स है और इनकम टैक्स के जनरल जो स्लैब रेट्स है और ये. तो इस सब के लिए आप एक नोटबुक बना सकते हैं टेम्पररी, लाइक सो दैट यू हैव ऑल कंटेंट इन वन प्लेस. बिकॉज आप अगर आपके आईपीसीसी के बुक्स से करने जाओगे तो विल नेवर हैव दैट ग्रिप कि मतलब मैंने इतना इधर से कर लिया, इतना उधर से कर लिया. तो विल ऑलवेज बी इन क्वेश्चनेबल स्टेट. मतलब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा हमेशा. या सो आप अगर एक डेडिकेटेड डायरी या नोटबुक बना ले तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा एंड आप सिर्फ उस पर फोकस कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, ना कि पूरे पोर्शन पे. तो दैट इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू. तो वंस यू क्लियर दैट मैनेजर राउंड इज द की पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. सो वंस यू हैव क्लियर्ड दैट, वहां अगर आपने वहां क्रैक कर ले तो ठीक है. मतलब या सो मतलब आई वुड से कि 70-80% ऑफ द जॉब इज डन. मतलब अगर मैनेजर राउंड क्रैक कर लेते हो तो, बिकॉज उसके बाद डायरेक्टर या पार्टनर राउंड होगा. सो दैट विल जस्ट बी, सी मैनेजर राउंड कुड बी फॉर 45 minutes to 1 hour also. And director partner round is just 15 minutes. So in my experience, 5-10 minutes they will ask you some technical or some specific questions they may have about your preferences or are you aware of the press. Partner round. They will ask you about your preferences and why are you choosing this specific firm and how have you thought about it. Are you okay with work pressure? You'll not get time for classes and all. तो वो सारा attitude check होगा उसमें तो डेफिनेटली यू हैव टू, मतलब हाँ में हाँ मिलानी है उसमें, और कुछ नहीं करना है. क्योंकि उसमें अगर आप कुछ गड़बड़ बोल देते हो तो हाँ हो गया. बिकॉज आई नो जो हमारे टाइम का आईपीसीसी AR 1 था, he made some glitches in the final round of an interview. So he didn't get one of the big four. Obviously he got into a big four, उसे कौन मना करेगा. But I am telling you कि from what I have seen, so
हाँ, it doesn't matter if you're AIR1, your attitude should not हाँ, एटीट्यूड reflect. और आप ओवर द टेबल आप कैसे कम्युनिकेट करते हो वो डिपेंड राइट करता है। राइट, बिकॉज यू आर एंटरिंग द पीपल्स इंडस्ट्री, तो आप आगे जाके अगर पार्टनर को आप इस स्टेज पे कुछ एरोगेंट बोल दो या कुछ अननोइंगली कुछ अलग बोल दो जो उनको नहीं जमे, और सही आगे जाके लगेगा। आप क्लाइंट को भी यही बोलो, उनके क्लाइंट्स को जाके बोलो, तो डेफिनेटली दैट इज एन इशू। सो ये चीज को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब आई थिंक these 3 steps are the usual steps, and some big fours may even have group discussion before aptitude test. जीडी भी होता So है। हाँ, so I had experienced only one GD at KPMG. So generally आपको जीके का टॉपिक देंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिचुएशन देंगे, तो in that you have to not unnecessarily talk, you should only talk, give out certain logical arguments in the middle of, so टू that द your पॉइंट। presence is felt. हाँ, नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनको पहले बोलना है, बार बार बोलना है, तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट ही होते हैं जो ऐसे करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बीच बीच में बोलो, थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स डालो, डिस्कशन का फ्लो ड्राइव करो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन अ जीडी। एंड जीके तो मतलब यू हैव टू बी डेफिनेटली अपडेटेड। अगर सपोज फार्म लॉज पे आ गया कोई डिस्कशन एंड आपको पता ही नहीं है कौन से पता ही 3 नहीं फार्म है। लॉज है, उनके क्या इम्प्लीकेशन है, क्या अभी चल रहा है, क्या प्रपोज्ड है, तो आपका तो कोई एक हाँ, कंटेंट ही नहीं बचेगा बोलने के लिए। yeah, तो definitely you are out of the interview before even giving any interview, right? तो राइट। ये सब के लिए तो definitely you have to be updated, उसके लिए कोई no other solution than reading vigorously daily. You have to read out of interest, you have to develop interest even if you don't have interest. That is the only solution. करेक्ट Yeah. करेक्ट। सो मतलब अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू मतलब जब आपने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करा था, डिड यू अप्लाई टू ऑल द बिग फोर्स या आपने केवल पीडब्ल्यूसी का ही लाइक इंटरव्यू दिया Yeah, था? मैंने all big fours at Pune I had applied for. ओके। So PwC में मेरा सबसे पहले हो गया, तो Great. I just selected that. Then later on I got a call from Deloitte and EY also. So but Very good. since I had already joined, I didn't go. ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भले ही आपको कहीं अगर आर्टिकलशिप ना लगे लेकिन एक्सपीरियंस काम आता है। Yeah, लाइक definitely. जैसे आकाश ने एक्सपीरियंस लिया कि उन्होंने सारे बिग फोर में उन्होंने जो है वो इंटरव्यू दिया, तो उनको सभी की प्रोसेस पता है। सो दैट वाज एबल टू शेयर द कंप्लीट नॉलेज। तो आपको भी अगर मौका मिलता है, अगर आपको पता है कि मुझे इसी फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी है, ठीक है, लेकिन यू शुड गो टू द इंटरव्यू प्रोसेस, एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उससे। Yeah. So वही बात है कि मतलब ये एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, एंड इफ you know make any error in one of the interviews, definitely you have another interview lined up so that you are more prepared. तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे if you want a big four articleship that way. मैंने एक्चुअली वही ऑब्जर्व करा है कि नॉर्मली क्या होता है कि आर्टिकलशिप के लिए जब बच्चे जाते हैं, चाहे वो बिग फोर या मिड साइज हो, वो चॉइसेस बहुत लिमिटेड रखते हैं। मतलब एक दिन में एक ही इंटरव्यू Correct. देकर के आएंगे या ऐसा फिर नहीं करना है 5 कि में देकर के आएंगे, फिर आगे ऐसा नहीं उनको करना है, सॉरी ऐसा नहीं करना है कि मतलब आप अप्लाई कर चुके हो एंड आप बैठे हो सिर्फ कॉल के वेट के लिए या टेस्ट के लिंक के लिए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू कीप एग्रेसिवली अप्लाइंग। बिग फोर के बाद भी बिग सिक्स जो है, वीडियो, ग्रैंड थॉर्टन, इस पे अप्लाई कीजिए। मिड साइज फर्म जो आपके सिटी में अच्छे हैं या फिर आपको बॉम्बे या कहीं के स्पेसिफिक फर्म्स पसंद है, उनको अप्लाई कीजिए। तो उसमें कोई किसी का लॉस तो हो नहीं रहा है अप्लाई करने में। तो यू शुड कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन, एंड ऐसा नहीं कि अगर बिग फोर नहीं मिला तो ये क्या है। ऑब्वियसली ग्रैंड थॉर्टन, वीडियो एंड ऑल आर आल्सो वेरी गुड फर्म्स। इवन आई वुड से शार्प एंड टनन एंड सम ऑफ द मिड साइज फर्म्स इन पुणे एंड बॉम्बे, दे आर वेरी गुड। वो बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं काफी सारे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश, दैट इज आर्टिकलशिप। जब अभी इंटरव्यू के बाद हम लोग आर्टिकलशिप में ज्वाइन करते हैं, तो नॉर्मली मार्केट में ये न्यूज होती है कि बिग फोर में जो है वो आर्टिकलशिप जो है आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मिलता है। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी लेवल पर कोई एमएनसी काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर काम जो है वो काफी कैटेगराइज्ड होता है, डिपार्टमेंट्स में होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके आर्टिकलशिप के दौरान? लाइक व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एज एन आर्टिकलशिप इन पीडब्ल्यूसी? सी आपको डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट ही मिलेगा, बिकॉज इतने बड़े लेवल के क्लाइंट्स है दैट यू कैन नॉट हैंडल ऑल टाइप ऑफ वर्क। सो एंड दे आल्सो बिलीव इन स्पेशलाइजेशन। तो इफ से फॉर सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अश्योरेंस एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आपको उसमें ही काम मिलेगा। आपको ऐसे नहीं कि आप थोड़े कोई असाइनमेंट जब फ्री हो गए तो आपको थोड़ा टैक्स का काम आ जाए, उसके बाद आप थोड़े और फ्री हो गए आपको ट्रांसफर प्राइसिंग दे दे। तो ऐसा नहीं होगा जनरली, बिकॉज उनको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए एंड उन्हें स्पेशलाइजेशन चाहिए कि उनका फोकस एक है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का ही बंदा है, इसे ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के ही क्लाइंट्स करेगा।
तो डेफिनेटली इफ यू वांट ओवरऑल एक्सपोजर कि मुझे थोड़ा ऑडिट करना है, थोड़ा टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है, थोड़ा ट्रांसफर प्राइसिंग का भी काम करना है, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना है किसी का, थोड़ा M&A डील्स का देखना है, तो यू शुड गो फॉर अ गुड मिड साइज फर्म विच कैन ऑफर दीज. बट मैंने जितना देखा है आजकल जो मिड साइज और सेमी बिग फर्म्स भी है लाइक BDO, GT, और उसके बाद भी सपोज पुणे में आई वुड से गुड मिड साइज फर्म्स लाइक PG भागवत और द लाइक्स ऑफ दोस, उनके पास भी डिपार्टमेंट्स ही है, तो उनमें भी आप ऐसे नहीं. तो इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ मिक्स्ड एक्सपोजर, आपको स्मॉल साइज फर्म ही जाना पड़ेगा इन माय ओपिनियन. मतलब मैंने जितना देखा है, ऑब्वियसली देयर कुड बी सम ऑप्शंस, बट आई डोंट नो कि वो कितना मतलब दे पाएंगे आपको अप्रोप्रिएट एक्सपोजर. तो rather than being average in all, you should be focused in one, because after CA also you will have many options कि मतलब क्या करना है. तो ऑब्वियसली आपके ऑप्शंस ओपन है, बस 3 साल के लिए. अभी ठीक है 3 साल माइट साउंड अ लॉट, बट डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट. तो आपको मतलब एक फोकस्ड एक्सपीरियंस के लिए बिग 4 या फिर मतलब सेमी बिग में जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उससे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आगे जाके यू विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. बट एक मैं कहूंगा कि जो प्रोसीजरल पार्ट है, मतलब जैसे IT रिटर्न फाइलिंग और छोटी छोटी चीजें कि इस रिटर्न में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, फिर कैसे अपलोड करना है, असेसमेंट्स के लिए जाना, ये सब. तो ये सब आपको स्मॉल और मिड साइज में बेटर मिलेगा बिग 4 से डेफिनेटली, ग्राउंड लेवल एक्सपोजर जो है. बिकॉज बिग 4 के क्लाइंट्स बड़े तो आप बस क्लाइंट साइड पे जाके उनसे डील करोगे और ये सब होगा, बट आप ग्राउंड लेवल का वर्क सिर्फ स्मॉल और मिड साइज में ही कर सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ा स्मॉलर मिड साइज का एडवांटेज है, बट दिस द अदर बेनिफिट्स ऑफ बिग 4 व्हिच वी विल टॉक अबाउट फर्दर, दोस डेफिनेटली आउटवे दिस एडवांटेज. दैट इज अगेन इन माय ओपिनियन कि आगे जाके आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे. डेफिनेटली बिग 4 का एडवांटेज तो है, मैं कहूंगा. सो आप जब PwC में यू वर डूइंग आर्टिकलशिप, आपका कौन सा डिपार्टमेंट एंड व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस आउट देयर? सी मेरा अश्योरेंस था, एंड दैट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट. सो स्टैट्यूटरी ऑडिट में टैक्स ऑडिट भी आ जाता है, वही सेम क्लाइंट्स का जनरली, एंड ग्रुप रिपोर्टिंग भी आ जाता है. लाइक जो MNCs के ऑफिसेज इंडिया में है, उनका ईयर एंड सपोज दिसंबर है, सितंबर है, तो उनको उनके ग्रुप फाइनेंशियल्स के लिए आपको ऑडिट करके देना पड़ता है अश्योरेंस दैट ओके. तो my experience was pretty good. Generally what happens is you will do maybe 7, 8 or 10 odd clients in a year, and in the first year. So in the first year what you do is critical, because aage jaake second or third year mein most probably you will repeat those clients because you are now experienced. So in the same client, you will be expected to apply a different perspective, develop client relationship, and do better or more complex areas and take more responsibility. So the idea is to grow with the client. ऐसे नहीं कि आपको वही क्लाइंट बार बार दे रहे हैं हर साल, क्या बोर हो रहा है, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा उसमें. डेफिनेटली द एक्सपेक्टेशन इज कि आप ग्रो करो क्लाइंट के साथ, एंड यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, एज वेल एज you आइडेंटिफाई एंड improve, ट्राई टू improve processes with the help of the client. So आपको एक 10 odd clients, maximum I think 10 odd clients आपको मिल सकते हैं साल भर में. मतलब मैं जैन में ये करता हूँ, इसका ग्रुप रिपोर्टिंग करता हूँ, फिर मैं फेब में किसी का इंटरिम टेस्टिंग करता हूँ, देन मार्च और अप्रैल में मैं कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करता हूँ जिनके अकाउंट जल्दी क्लोज होने हैं, फिर मई टू सितंबर में छोटे छोटे कंपनी या प्राइवेट कंपनी या मिड साइज पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करता हूँ जिनके सितंबर डेडलाइन है, फिर सितंबर के बाद सितंबर टू नवंबर में काफी सारे टैक्स ऑडिट्स करता हूँ, मे बी 3-4 टैक्स ऑडिट्स कर लेता हूँ, वही सेम क्लाइंट्स के या अलग क्लाइंट्स के. उसके बाद वापस फिर दिसंबर के लिए आई प्लान फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग ऑफ अनदर क्लाइंट, और डू सम अदर स्पेशल असाइनमेंट्स मे बी. तो सॉक्स ऑडिट या फिर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आता है क्लाइंट से, सपोज कोई नया प्रपोजल है, बिजनेस प्रपोजल, उस पर भी मैं कभी कभी काम करता हूँ. तो ऐसे टाइप का आपका अलग अलग काम एंड अलग अलग क्लाइंट्स चलते रहेंगे फुल ईयर. एंड मतलब हर बिग 4 में अलग प्रोसेस होता है, बट जनरली you will work with 2 to 3 different managers, मतलब not more than that, because once you develop some familiarity and the manager also has some comfort on you, तो वो expect करेंगे कि मतलब better output आएगा. तो obviously हाँ, तो आपको आपके मैनेजर्स और ये सब के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, जो कि आगे जाके क्लासेस प्लान करने में और ये सब में भी हेल्प आ सकता है डेफिनेटली. एंड आफ्टर यू लीव द फर्म ऑल्सो, अगर आप उसके बाद कहीं चले जाते हो जॉब स्विच करके या वैसा, तो डेफिनेटली ये रिलेशंस ही आपको काम आएंगे. या क्लाइंट प्लेस पे भी आप अगर जाते हो, तो कल को आज को जो फाइनेंस मैनेजर है, कल को वो CFO बन जाए,
तो यू नेवर नो। तो हम्म, ये टाइप का नेटवर्किंग हमेशा काम आएगा। मतलब आप क्लाइंट ने, आपने फर्म छोड़ दिया, आपके क्लाइंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, तो भी यू नो एज अ कर्टेसी यू विश देम ऑन योर बर्थडेज, कोई नया ओकेजन, हैप्पी दिवाली एंड ऑल दैट। तो इतना, हम्म, अगर इतना भी आप करो तो डेफिनेटली कोई रिलेशन रहेगा एंड आप कनेक्ट उनसे बना मतलब, रहना चाहिए। या आप उनसे मतलब कुछ इंडस्ट्री इनसाइट्स एक्सचेंज कर सकते हो, कोई प्रोग्राम्स में आप उनको इनवाइट कर सकते हो, या फिर उनके साथ कोई ऐसे इंटरेक्टिव डिस्कशंस रख सकते हो संडेज को, नॉलेज शेयरिंग। तो वैसे टाइप का नेटवर्किंग इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, लाइक देन इवन पासिंग द एग्जाम्स। अगर आपका नेटवर्किंग है प्लेस में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक्चुअली रियल लाइफ में तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या डेफिनेटली आपको आगे जाके वही काम आएगा। तो मतलब रिलेशनशिप्स पर ही ध्यान दो ज्यादा, काम के साथ, काम के बाद ऑब्वियसली हाँ काम हाँ, सीखो सिंसियरली, एंड देन यू शुड यू नो मेंटेन, डेवलप एंड मेंटेन क्लाइंट एंड मैनेजर रिलेशंस, जो कि यू नो सिर्फ हेल्प के लिए नहीं बट फॉर योर ओन डेवलपमेंट ऑल्सो। तो दैट करेक्ट। इज द लर्निंग फॉर मी। बेस्ट बेस्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आकाश, की ओवरऑल ना केवल आपको काम करना है बट आपको बाकी चीजों पर भी ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बहुत अच्छी आपने बताई कि मैनेजर्स का तुम पर कंफर्ट आना जरूरी है। बिकॉज राइट आपका काम ही अगर बढ़िया नहीं तो आपको और आगे कोई सिखाएगा नहीं, आपको और राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई राइट देगा राइट राइट नहीं, राइट यू हैव टू परफॉर्म। या एंड ऐसा भी होगा कि यू माइट हैव अ ब्रेकडाउन, आप पे बहुत प्रेशर है, आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिया है, मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जितना मैंने सुना देखा समझा। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट ब्रेक डाउन, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि यू माइट गेट टू मच प्रेशर, तो आपको छोड़ना है फॉर्म, इस लेवल तक भी आओगे। मैं बोलूंगा 80 to 90% जो बिग फोर ज्वाइन करते हैं उनको 1 साल के अंदर छोड़ने का थॉट आएगा, ऐसा मैं कहूंगा। अच्छा। मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी की मतलब ये करना है, बट द फर्म्स आर ऑल वेरी गुड, but you need to be tough from there, and that they will करेक्ट। make sure that you become tough, you become patient, and you know live up to their expectations. If that is not the case, definitely either they will make sure or you will leave yourself. लीव तो योरसेल्फ, that is the करेक्ट। kind of preparation you need to have। मतलब सिर्फ नाम बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, ऐसे सोच के नहीं, बाकी भी उनके बहुत सारे मतलब एक्सपेक्टेशंस होते हैं which you have to live up to, otherwise your survival will be difficult नहीं, जब in a कंपनी big इतनी four। बड़ी लेवल पर काम करती है तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं और वो सही Definitely, है अपनी जगह पर। इट इज yeah यू हु yeah हैव टू परफॉर्म। yeah, it is for your benefit, and you have to understand from what a perspective they are giving you expectations. So once you understand that, I think you will be you know in a good position to make use of the big four articles। करेक्ट। सो आकाश, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, बहुत तो ज्यादा। ये बिग फोर के आर्टिकलशिप के साथ हमको स्टडीज भी मैनेज करनी होती है फाइनल के लिए। चलिए पहले एक साल जाकर हम लोग दोनों ग्रुप एक साथ निकल गए इंटर के आईपीसीसी के, तो फिर एक साल तो पढ़ाई नहीं किया तो भी चलता है। बट द लास्ट 2 इयर्स सिंस फाइनल्स के भी आपको पढ़ाई करनी होती है। तो ये हम्म। वर्क प्रेशर के साथ स्टडी को कैसे आपने हैंडल किया था आपके द्वारा, मतलब व्हेन यू वर डूइंग योर स्टडीज एट दैट टाइम? सी मेरा तो ये मतलब बड़ा वही इम्पोर्टेंट सा जैसे, सवाल है। बच्चों या के मन में ये भी एक बड़ा सा होता है पॉइंट कि बिग फोर में आर्टिकलशिप करेंगे तो पढ़ाई को टाइम नहीं मिलेगा। तो इस पे करेक्ट। आप कुछ बताइए। तो ये तो मतलब बहुत पहले से ही चलता आ रहा है थॉट में। मैंने आई थिंक 2016 5 इयर्स पहले अप्लाई किया था, तब था। माय सिस्टर इज आल्सो सीए, उसने मेरे से 5 साल पहले अप्लाई किया था, तब भी ये थॉट था बिग फोर के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मतलब, और जनरली आप देखोगे ये टॉप के रैंक से यार 1 2 3 यार 1 to 10 ये सारे बिग फोर के होंगे सारे, या फिर 70 to 80% विल बी बिग फोर आउट ऑफ द लास्ट हम्म, 5 10 15 इयर्स, आप अगर देख लो तो। मतलब अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स है तो डेफिनेटली ये एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो मतलब तुमको इशू आ सकता है कि पहले से ही आप एटीट्यूड ऐसे बना के रखो, अरे बिग फोर है इधर तो जाने ही नहीं, इधर ये प्रेशराइज करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ाई कुछ होगी नहीं। तो नहीं। पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके, मैंने जैसे कहा कि उधर का नेटवर्किंग और उधर का करेक्ट। मतलब लेवल, जैसे प्रेशर हैंडल करना किसी को आगे जाके, बिकॉज आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा जॉब में। तो डेफिनेटली आपको इतना अगर पे करेंगे तो आपको कोई ऐसे छोटा मोटा काम देके 9 to 6 का जॉब तो मिलने वाला है नहीं सीए में। तो डेफिनेटली दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर 1 step हायर, एंड वो आपके ही बेनिफिट के लिए, मे बी उनके बेनिफिट के लिए भी है, बट आपका बेनिफिट इसमें ज्यादा है अगर आप वहां से सर्वाइव करके निकलो। मतलब, तो बिकॉज आगे जाके ये बिग फोर का टैग जो है और बिग फोर का एक्सपीरियंस जो है, ये कंपनीज बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब हाफ ऑफ द कंपनीज आफ्टर सीए हैव अ क्राइटेरिया कि आइदर आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो चाहिए ही हमको मिनिमम, ये एक क्राइटेरिया हो गया बेसिक, एंड उसके बाद
आपकी रैंक चाहिए इधर, और अगर रैंक नहीं है तो बिग फोर आर्टिकलशिप तो चाहिए ही चाहिए। तो चाहिए ही फिर चाहिए। यस, तो आजकल अगर ऐसा हो गया है, ये बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज या इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज ऐसा अगर रखते हैं, तो मतलब काफी इम्पोर्टेंट है चूज करना कौन से टाइप के फर्म में मुझे जाना है, जो मेरे लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करे। मतलब शॉर्ट टर्म थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, 2-3 साल प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ 2-3 साल के लिए आप आगे 10 साल अगर आपके दाव पे है, तो मे बी यू शुड गो विथ लॉन्ग टर्म, मतलब डेफिनेटली, बट इट इज अगेन अप टू यू। तो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि बिग फोर के साथ प्रेशर होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो फर्स्ट ईयर में, तो आपने जैसे कहा थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं सब, अभी इंटर क्लियर हाँ किया है, अभी क्या करना है, 1 साल तो बर्बाद, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कितना भी किसी को समझाओ या बोलो, अनलेस उसके दिमाग में फिट है कि मुझे रैंक लाना है और मैं टॉप करूंगा और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करूंगा, तो वो फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई चालू कर सकता है। एंड सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो ओनली सम सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली। लाइक FR and SFM you can start very early, and costing also I would say, because but कभी कभी न्यू सिलेबस जैसे आया तो कॉस्टिंग भी पूरा बदल दिया उन्होंने। हाँ इस सो बार तो मतलब उन्होंने एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ, आपका अपडेट करता हूँ, अभी जो May 21 के लिए कॉस्टिंग का एग्जाम होगा, उसमें उन्होंने बहुत सारे एडिशन करे, मतलब कॉस्टिंग में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आया, ऐसा हो गया है। अमेंडमेंट, तो आजकल वही है कि आप कितने पहले से प्रिपेयर करोगे, एंड अगर आप करते हो तो आपको वो मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो या नहीं, कि वापस मुझे कुछ सब कुछ करना पड़ सकता है, या 50-60% ऑफ द सब्जेक्ट मुझे वापस पढ़ाई करना पड़ सकता है, बिकॉज इतने कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स आते हैं। अगर एफआर में उन्होंने मैक्सिमम टॉपिक्स ड्रॉप कर दिए इंडिया के अलावा मेरे अटेम्प्ट के बाद, तो मतलब फिर आपका पढ़ाई वेस्ट गया ऐसे नहीं बोलूंगा, बट आपका जो मतलब टाइम था वो कहीं आप और यूज कर सकते थे और सब्जेक्ट के लिए, वैसे मैं कहूंगा। तो वैसे टाइप के अगर आपको एजिलिटी है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हो, मतलब राइट फ्रॉम डे वन और मे बी 6 months इनटू आर्टिकलशिप, तो मतलब इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर वन। बट मैंने आफ्टर द एंड ऑफ ईयर वन क्लास ज्वाइन किया था, पढ़ाई तो ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं की थी। तो हम्म। जनरली सब लोग अकाउंट्स, एसएफएम और कॉस्टिंग का क्लास पहले कर लेते हैं, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, अमेंडमेंट या चेंज इन बराबर। सिलेबस के। तो एक बार ये हो जाए तो आई थिंक तब तक आपका सेकेंड ईयर का एंड भी आ ही जाता है, बिकॉज इतना प्रेशर रहता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि तुमने कोई क्लासेस तो ज्वाइन नहीं किए और तुम पढ़ाई करते होगे, तो वो ठीक है, मतलब तुमको मैनेज करना है, उनके लिए तो कुछ है नहीं। मतलब थर्ड ईयर में थोड़ा सा बन जाता है ऐसा कि मतलब मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट यू आर नाउ अ थर्ड ईयर आर्टिकल, एंड तुमको क्लासेस के लिए टाइम देना होगा, और नहीं दिया तो मतलब इशू हो सकता है या कुछ हो सकता है ऐसा, मतलब दे विल बी दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। हाँ हाँ। बट फर्स्ट और सेकंड ईयर में दे विल नेवर, मतलब आप उनको बोलोगे क्लास है तो आई डोंट थिंक कोई मतलब आपको एक्सक्यूज करेगा कि ठीक है चले जाओ, या फिर क्लास करके हम्म। आना, सुबह लेट आ सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो टाइम मिलेगा, या तो सुबह 5 से 8 का टाइम है, या फिर घर पे तुम अगर आते हो 7, 8, 10 बजे, तो उसके बाद का कोई टाइम है फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो इतना ही टाइम मिल पाएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो उसमें आई थिंक यू शुड कंप्लीट 2 और 3 क्लासेस, अगर आपको क्लासेस पे कंफर्ट है। मतलब अगर आप सेल्फ स्टडीज करते हो तो नथिंग लाइक इट, जो सब्जेक्ट्स के आपने प्लान किए हैं सेल्फ स्टडीज, और जो आपको क्लास करना ही है फिर वो यू हैव टू वेरी नीटली प्लान इन द लास्ट 6 months ऑफ योर आर्टिकलशिप। मतलब सपोज मे अटेम्प्ट है तो जून टू दिसंबर उसके पिछला, ये आपको ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज इसमें यू हैव टू सेट द टोन फॉर योर नेक्स्ट 4-5 months ऑफ स्टडी लीव। तो करेक्ट। इसमें आपके क्रिटिकल क्लासेस हो जाने चाहिए, जो सपोज नॉन इम्पोर्टेंट, या फिर आपको लगता है आप मैनेज कर लोगे, या फिर ऐसे अगर आपको बहुत क्लैरिटी है इसमें ये पोर्शन है और इसमें मुझे इतना करना है, तो उसके लिए आप मे बी क्लासेस तो उस टाइम के लिए आप होल्ड पे रख सकते हो। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से टैक्स का क्लास जनरली लोग काफी प्रेफर करते हैं, आईडीटी का, बिकॉज दैट हेल्प्स ऑल्सो। मुझे काफी हेल्प हुई थी टैक्स के क्लास से आईडीटी के। तो मतलब जो आपके ओपिनियन में है, आप थोड़ा सिलेबस अगर देख लो, लोगों से बात करो कि क्या होता है, मतलब जिनके काफी अच्छे मार्क्स थे और जो मतलब रैंकर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली दे विल गाइड यू कि कैसे करना चाहिए, कौन से सोर्सेज से करना चाहिए, एंड कितना करना चाहिए, कितना टाइम इसमें लगेगा, ये वो। तो दिसंबर तक अगर मेरा अटेम्प्ट है तो दिसंबर तक यू शुड हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि मेरा कब तक, अगर क्लास तब भी चल रहा है दिसंबर तक, तो कब तक ये होगा, एंड उसके बाद भी मतलब मुझे कैसे प्लान करना है, कितना रफली टाइम है हर सब्जेक्ट को, कितने रिविजन में करूंगा, ये सारी क्लैरिटी आपको 1 साल पहले ही चाहिए। एक्चुअली क्लैरिटी मतलब 70-80% क्लैरिटी तो चाहिए, ऑब्वियसली 100% क्लैरिटी के साथ आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बट एक रफ प्लान रफ हो आइडिया माइंड चाहिए में। आपको। हाँ,
एक रफ प्लान हो माइंड में तो डेफिनेटली आपका मतलब इट विल बी मैनेजेबल। ऐसे कोई एकदम ही इशू नहीं आएगा कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब होता है ऐसे भी, हाँ। बट दैट इज वेरी एक्सेप्शनल। मतलब 10% ऑफ द केसेस में आप सपोज एक बहुत बड़ा क्लाइंट हैंडल करते हो और उसका मतलब आता ही रहता है कुछ ना कुछ, एंड तक तुमको आता ही रहेगा, एंड वो क्लाइंट कमिटमेंट्स की वजह से आपका बहुत मतलब लॉस हो गया क्लासेस का और आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो एंड तक। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, डेफिनेटली यू शुड अंडरस्टैंड बोथ साइड्स, बट ऐसा 10% केसेस में होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपके साथ ही होगा या मेरे साथ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो उतना चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा बिग फोर में अगर आपको आर्टिकलशिप करना है, बिकॉज आगे जाके जो बेनिफिट्स है, जैसे मैंने कंपनीज का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ही बताया, तो फिर डेफिनेटली आपको बिग फोर ही हेल्प करेगा। आगे जाके आपको एमबीए भी करना है तो वो देखेंगे आपके आर्टिकलशिप वन ऑफ द बिग फोर फॉर्म से एट सच अ यंग एज, आपने 3 साल उनके लिए सर्व किया है, एंड अगर उसमें भी आपका पॉजिटिव फीडबैक है, अच्छा फीडबैक है, तो वो तो दैट एड्स। बहुत बड़ी चीज मानी जाती है उसके लिए। करेक्ट। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे और आपको करने चाहिए इन माय ओपिनियन। अच्छा, स्टडी से रिलेटेड अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर ये फाइनल के लिए कितनी स्टडी लीव मिलती है नॉर्मली बिग फोर, क्योंकि वो उसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स या सो 4 to 4.5 months इज नॉर्मल, को। इतनी अच्छा। आपको मिलेगी, मतलब बेयर मिनिमम। ज्यादा भी आप मिल सकती है अगर आपके मतलब डिपेंड्स अगेन ऑन योर मैनेजर, ऑन योर क्लाइंट कमिटमेंट्स, ऑन योर रिलेशनशिप विद मे बी द डायरेक्टर और पार्टनर, कि आपने कितना 3 साल सपोज आपने बहुत आउटस्टेशन क्लाइंट्स किए हैं या फिर आपने बहुत सारे लिस्टेड और हेक्टिक क्लाइंट्स के डेडलाइंस ये फुलफिल किए, तो आपको शायद कुछ कंसेशन मिल सकता है, वो भी शायद, ऐसे नहीं कि डेफिनेटली मिलेगा, बट वही है कि 4-4.5 months ही मिलेगा, मतलब मिड दिसंबर या दिसंबर एंड जैन ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा। तो मैं अटेम्प्ट। हाँ, एंड दैट हमारे टाइम पे तो वैसे इलेक्शन के जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, तो हमें तो 5 साढ़े 5 महीने मिल गया था, बट जनरली आपको इतना ही मिलेगा, 4-4.5 months, एंड दैट शुड बी ओके। मतलब इससे ज्यादा आपको लगेगा कि मैं 6 महीने के लिए ले लूँ या 7 महीने से 6.5 महीने के लिए लूँ, बट इतना पॉसिबल सैचुरेशन नहीं है। आएगा, वो इतना पॉसिबल तो है ही नहीं, और इतना सैचुरेशन आएगा कि मतलब आप अभी दे दो एग्जाम, कुछ भी प्रिपरेशन हो जो लेवल की है उतने में दे दो, आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा खत्म हो डेफिनेटली, कोई जाएगी। इतना पढ़े। करेक्ट। करेक्ट। तो 4-4.5 months is the reasonable time, and they will give you that leave, in my opinion they should give you. डेफिनेटली। सो आकाश, एक फाइनल आपसे सवाल कि जैसे अभी जैसे आपने ओवरऑल बताया कि आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कैसे करना बिग फोर में, द वर्क एक्सपीरियंस हम्म दैट यू गेट, हम्म स्टडीज टू यू मैनेज अकॉर्डिंगली। तो एक प्रोज एंड कॉन्स, अब जैसे क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो लाइक व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग आर्टिकलशिप इन अ बिग फोर, इस पे कुछ आप लाइट डालिए। ओके, सो प्रोज तो काफी सारे हैं, जैसे मैंने एक बताया कि बड़े बड़े कंपनीज है, जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज है और जो एमएनसीज इंडिया में सीएस हायर करते हैं, तो दैट कुड बी एमएनसी फर्म्स, इट कुड बी रिलायंस, इट कुड बी सम बिग फार्मा कंपनी और दैट सॉर्ट्स। तो डेफिनेटली वो देखेंगे आपका आर्टिकलशिप एक्सपोजर, और उनका मेन मतलब काफी बार तो एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया यही रहेगा कि हमें बिग फोर आर्टिकलशिप ही चाहिए, और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आपका फिर शॉर्ट लिस्टिंग भी मुश्किल हो जाएगा उधर। तो ये कोई राइट। डराने वाली बात नहीं है, बट ये उनका एटीट्यूड है अभी, बिकॉज अगर तुम एक अटेम्प्ट में अगर सपोज, मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर कुछ पता नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हाँ हूँ, हाँ। अगर उनके पास 5,000 सीवीज आते हैं एक स्पेसिफिक कंपनीज के साथ, तो क्या तुम मतलब किस बेसिस पे तुम शॉर्टलिस्ट करोगे? हर एक को तुम परख तो नहीं सकते, अरे इसका एटीट्यूड अच्छा है, अरे ये लॉन्ग टर्म में रहेगा अपने साथ, तो डेफिनेटली उनका भी आई थिंक वो मोटा मोटी तौर पे बड़े जो आपके अचीवमेंट्स उनको ध्यान में रख करके दिल गो हाँ, अहेड। या तो बिग फोर इज डेफिनेटली, बिग फोर आर्टिकलशिप अगर आपका है तो दैट डेफिनेटली यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ mature, patient and tough candidate who has done big four गॉन थ्रू articleship, दैट and प्रोसेस। yeah he has gone through a good experience, and मतलब ये बंदा में दम है ऐसे टाइप का, बिकॉज वही हो जाता है बिग फोर में जो टाइप का प्रेशर है एंड जो एक्सपेक्टेशंस है, एंड कुछ कुछ अलग चीजें भी तुमको मैनेज करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, मतलब कि कैसे मैं मतलब जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप्स, तो आई थिंक काफी मैच्योरिटी आती है, ऑब्वियसली मिड स्मॉल और मिड साइज फर्म से भी करके द एक्सपीरियंस और ये सब वुड बी डिफरेंट, कि मतलब उसके अलग एडवांटेजेस होंगे, तुमको ग्राउंड लेवल वर्क आता है और तुमको कुछ नई चीजें आती है जो बिग फोर का आर्टिकल्स ने देखा ना हो कभी, बट बड़े कंपनीज को बिग फोर आर्टिकलशिप चाहिए, और अगर आपको जॉब करना है, जो कि करना ही चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ और भी करना है तो
तो जॉब के लिए आपको काफी फायदेमंद रहेगा बिग फोर आर्टिकलशिप। तो डेफिनेटली बिग फोर आर्टिकलशिप ओवर अदर्स आई वुड से अभी के जो सिनेरियो, बिकॉज जॉब मार्केट भी इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आपको यू हैव टू बी स्टैंड आउट। और जो भी मतलब आजकल फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, इसमें से मैं कहूंगा 60-70% आर विद बिग फोर आर्टिकलशिप, तो उसमें भी यू हैव टू स्टैंड आउट मैं कहूंगा। तो you should अच्छा, not only एक important चीज ये थी कि like what about the stipend that you get at Big Four? That main question I missed about, because even okay. that is the point that many consider it for that. Okay, see, तो मतलब काफी फॉर्म्स के अभी अलग अलग पॉलिसीज हो गए हैं। तो जनरल जो नॉर्म था दैट इज 10, 15 and 20,000 per month in the first, second and third year respectively. Yeah. So some select firms have 15, 20 and 25. I recently heard that that too was increased as maybe a year ago or something. So that plus एक month की salary stipend you might get as a bonus also based on your performance. So that is there. एंड उसके अलावा आपको कुछ फॉर्म्स है जैसे ईवाई, मतलब मैंने जो दोस्तों से सुना था, आई एम नॉट 100% श्योर, बट उनको कोई आउटस्टेशन अलाउंस मिलता है। मतलब इफ यू सर्व आउटस्टेशन क्लाइंट्स, तो पर डे का आपको कोई अलाउंस मिलेगा आपके एक्सपेंसेस के लिए। डेफिनेटली दैट इज नॉट योर स्टाइपेंड, बट दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन कि आपके एक्सपेंसेस इसमें हो जाने चाहिए, तो कुछ अलाउंस भी देते हैं वो अपार्ट फ्रॉम योर स्टाइपेंड, जो आपको आउटस्टेशन की वजह से हार्डशिप हुआ या अगर आपको लगा ऐसा, तो कुछ फर्म्स का पॉलिसी होता है ऐसा। राइट। सो आकाश, दैट वाज अ वेरी गुड इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड। बहुत ही बढ़िया नॉलेज शेयरिंग आपने करी है, जो कि नॉर्मली मेरा हमेशा से वही ट्राई रहा कि जो उस फील्ड से, जो उस रास्ते से जा चुका है, अगर उसी से हम लोग गाइडेंस देते तो एग्जैक्ट गाइडेंस मिलता है, राइट। रादर देन आस्किंग हियर एंड देयर, इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट रोड। तो आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पूरा बहुत अच्छे से बता दिया आपने कि आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है, वर्क प्रेशर, आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है बिग फोर से, आपको परफॉर्मेंस कैसे देनी होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, आपके आगे के लाइफ में क्या काम आने वाले। और एक और बात मुझे ऐड करनी थी, मतलब वो आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट को भी काफी सीरियसली लेते हैं। मतलब हर क्लाइंट के हर असाइनमेंट के लिए यू हैव टू फिल अ परफॉर्मेंस फीडबैक नोट in which you will have very detailed sections कि मैंने क्या किया, कितने टाइम में क्लाइंट पे था, मेरे स्पेसिफिक अचीवमेंट्स क्या है, मेरे एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मैंने कुछ क्या अलग किया है क्लाइंट पे, क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। तो इतना रिगरसली आप अगर सेल्फ असेसमेंट करोगे और मैनेजर के साथ डिस्कस करोगे, तो डेफिनेटली ये जो मैकेनिज्म है ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगा। मतलब आपको किसी को दिखाना नहीं है सपोज आगे जाके कि ये मेरा इतना ऐसा काम था, अनलेस तुमको कोई अवार्ड मिला है मतलब स्पेसिफिक, बट ये फीडबैक मैकेनिज्म है, ये बिग फोर्स काफी सीरियसली लेते हैं। एंड अगर दिस इज ऑफ कंसर्न देन डेफिनेटली आपको मतलब यू विल बी फोर्स्ड टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो जो एक्सपेक्टेशन वो सेट करते हैं दैट इज अ वेरी गुड बेंचमार्क टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जहाँ से आप शुरू करोगे लेना। तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, उनके जो टेक्निकल गाइडेंस और पब्लिकेशंस आते हैं, जैसे कुछ भी आ गया, जैसे जीएसटी ऑडिट आया था जिस टाइम पे, सो पीडब्ल्यूसी ने मतलब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइड पब्लिश किया था कि कैसे केस में मेरे को क्या चीजें, क्या चेक्स करने हैं, कौन से क्लॉज के लिए ये कौन से फॉर्म्स है। तो इनका जो टेक्निकल मटेरियल है, जो ई लर्निंग्स ये लोग देते हैं मतलब करने के लिए, तो बिग फोर्स में ई लर्निंग्स कंपलसरी होते हैं। जैसे मतलब हर नए टॉपिक पे एक ई लर्न आ जाएगा, विद इन अ वीक यू विल गेट अ ई लर्न। तो उसमें इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, असेसमेंट होगा, एंड वो आपको विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कंप्लीट ही करना पड़ेगा, वरना आपके बोनस पे इम्पैक्ट होगा, और आपके जो पीपल मैनेजर है जो असेसमेंट करते हैं आपका, उनके बोनस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली दे इंश्योर कि आप टाइम पे करो और आप सारे ई लर्न्स करो जो भी मैंडेटरी है, तो यू विल बी ऑल्सो टेक्निकली अपडेटेड। तो वो सब चीजों का भी काफी अच्छा यूज करना चाहिए जो बिग फोर फर्म के पास रिसोर्सेज है। एंड जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लर्निंग में, आपका हर साल क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, अभी वर्चुअल होगा मे बी ये टाइम्स में, बट वो काफी इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारे लर्निंग में, तो यू शुड मेक गुड यूज ऑफ दैट आल्सो। डेफिनेटली। सो दैट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड एंजॉयबल से, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज का ऐसा बोलते हैं ना भंडार बता दिया आपने स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर अ वैल्यूएबल टाइम। और इसी तरह के हम लोग इंटरेस्टिंग से वीडियो और आपके सामने लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।